हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे हो। तो 6-7 मिनट हम लोग लेट हैं। लेट का एक्चुअल का कारण ये है कि आई एम नॉट अ रोबोट। उसमें वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है कि बसेस जो हैं उन्हें सेलेक्ट करिए, कार जो हैं उन्हें सेलेक्ट करिए और बाइसिकल जो हैं उन्हें सेलेक्ट करिए। तो टेक्निकल महोदय जो हैं उन्हीं को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो है 3 मिनट लेट जो है क्लास। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। संडे की छुट्टी के बाद जो है वो जोश जो है, उत्साह जो है वो बच्चे दुगने आसमान पर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मनीषा, श्वेता, शुभम, बब्बर, संध्या, रजनीश, सपना, रितेश, अलका, प्राची, गौरव, जयप्रकाश, अशोक, विनय सिंह, कंचन, देवाशीष, दीक्षा, गोविंद, राजकुमार, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे, पेन देना। लास्ट लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे वो डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि सारे नियम हम लोग देख चुके थे। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे। उसके बाद जो है बच्चे मैंने वो ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, जब ए टू द पावर एन, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, है ना? समझेंगे? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, क्या हो गया, चलिए। अगर मैं बात करता हूं मेरे साथी, लास्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं एक बार जस्ट रिकॉल करा देता हूं आप लोगों को। लास्ट जो कॉन्सेप्ट था वो था ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। और यहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एन एक सम संख्या होती है, पावर को सेम होना होगा। एन एक सम संख्या होती है, तो मैंने बताया था आप दो रख के देख लीजिए। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये एक ए माइनस बी से विभाजित होगी, एक ये ए प्लस बी से विभाजित होगी, और एक ये दोनों के प्रोडक्ट से विभाजित होगी। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है भाई। दूसरा ही मैंने इसमें एक ये बताया था कि n एक अगर विषम संख्या हो तो आप एक रख के देख लेना। और जब आप एक रखोगे मेरे दोस्त, तो a की पावर 1 a आएगा, माइनस b की पावर 1 b आएगा। तो ये संख्या हमेशा a माइनस b से विभाजित होगी। ये चीज हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को एक प्लस में बताया था कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n अगर आप लोगों को दिया हो और n एक विषम संख्या हो, n एक क्या हो, विषम संख्या। यहां सम संख्या कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है वो भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। अगर n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या हो, तो मेरे दोस्त ए वन वन रख के देख लेना, ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। तो ये तीन बातें आप लोगों को याद रखनी थी। यहां पावर सम क्यों नहीं हो सकती है, यहां पावर सम जो है वो क्यों नहीं हो सकती है, थोड़ा सा उसकी बात सुनना, उसका रीजन सुनना कि क्यों नहीं हो सकती है। रीजन जो है वो ऐसा रीजन है जो आप लोगों को मतलब सेटिस्फाई कर देगा कि हाँ ऐसा सही कह रहे हैं। मैंने आप लोगों के सामने लिखा a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है भाई। मैंने आप लोगों से कहा n एक सम संख्या है, n एक क्या है, इवन पावर है, n एक सम संख्या है। तो आपने कहा जी n की जगह दो रख के हमें सेटिस्फाई करा दो। मैंने आपके सामने लिख दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, n की जगह दो लिख दिया तो दो तो सम है। क्या आपने कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है? क्या आपने कभी a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देखा। इसलिए दोस्त इस केस में, प्लस वाले केस में जो होती है वो कभी भी सम संख्या आप लोगों को नहीं देगा। एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, ग्रीन स्टोरी लगाई हुई थी। उसने पूछा कि जी ठीक है, आपने तीन केस हम लोगों को बता दिए, पावर सेम होनी चाहिए, आपने ये भी बता दिया, लेकिन अगर एक पावर जो है वो विषम हो और एक पावर जो है वो सम हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे?
उस केस में दोस्त हम लोग क्या करेंगे, मैं उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। मैंने आप लोगों के सामने लिखा बेटा 3 की पावर 49, 3 की पावर 98 लिख दिया मैंने। इसे ऐसे लिखते हैं, 3 की पावर 49 लिखते हैं और प्लस 7 की पावर जो है वो 98 लिखते हैं। एक पावर जो है, एक पावर जो है वो मैंने विषम दे दी और एक पावर जो है वो सम दे दी। तो आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या जो है वो किससे डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, आप ये मुझे बता दीजिए। बहुत शानदार, जल्दी से बताइए। वर्कशीट नहीं मिल रही, वर्कशीट तो मिल गई है मेरे दोस्त। देखो बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, वर्कशीट वाले क्वेश्चन बता दो, वर्कशीट वाले क्वेश्चन बता दो। बेटा उसमें सॉल्यूशन नहीं मिला क्या वर्कशीट में आप लोगों, आप लास्ट में देखा करो चीजों को, है ना। सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा, अगर अभी नहीं मिला है तो वो मिलेगा सॉल्यूशन भी। पहले खुद से कोशिश किया करो, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आया करे तो उसका सॉल्यूशन देख लिया करो। बताइए भाई ये किससे डिवाइड होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, वो हमारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, वो हमारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला नहीं होता है, वो हमने दूसरे फॉर्मूलेस को यूज करके उस फॉर्मूले को हम लोगों ने ड्राइव किया है। ठीक है, बताओ भाई किससे डिवाइड होगी। क्या आपका जो डाउट था वो एक ये था कि एक पावर हो हम लोगों की विषम और एक पावर हो हम लोगों की सम, तो ये किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, आपने क्या करना है, इस पावर में से तो कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता, तो आपने इस पावर को ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। लेकिन आप जो है यहां 98 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बाहर क्या बच जाएगा, 49 बच जाएगा, क्योंकि 49 दूनी कितने होते हैं, 98 होते हैं। तो इस 98 को हम क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 49 लिख सकते थे। जब आपने इसको देखा तो मेरे दोस्त आपने 3 की पावर 49 से बताया, 7 की पावर 2 का मतलब 49 होता है और उसकी पावर कितनी दी हुई है, 49 दी हुई है। अगर आप लोग इस वाले एक्सप्रेशन को देखो तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को लिखा हुआ नजर आएगा कि ये a की पावर n प्लस b की पावर n के फॉर्मेट में लिखा हुआ है और n जो है यहां एक विषम संख्या है। मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्मेट बनती है और n एक विषम संख्या होती है तो वो हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। हमेशा किससे डिवाइड होगी मेरे दोस्त, तो आप लोग कहेंगे हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगी। तो a कितना है मेरे साथी, 3 दिया हुआ है और b कितना है, 49 दिया हुआ है। तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 52 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये संख्या 52 से डिवाइड होती है तो 52 के सभी गुणनखंड से डिवाइड हो जाएगी, फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी। 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से नहीं होगी मेरे दोस्त, किससे होगी, फिर 4 से होगी, फिर किससे होगी, 52 किससे डिवाइड होता है, फिर 13 से डिवाइड होगी, फिर 26 से डिवाइड होगी और फिर खुद 52 से डिवाइड होगी। तो ये जो आप लोगों को संख्या दी हुई है ये इन सभी से डिवाइड हो रही होगी। तो वो आपको देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड नहीं करता है। तो इनसे अलग जो भी ऑप्शन आप लोगों को दिया होगा वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अब सुनिए ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं और उन्हें थोड़ा सा समझना, फिर हम लोग जो है बेटा फैक्टर पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है भाई, एक ने कहा है सर 2 की पावर 12 हो प्लस 5 की पावर 13 हो तब क्या होगा सर, तब वो आपसे पूछेगा ही नहीं, तब वो आपसे पूछेगा ही नहीं। एक कहने लगे बेटा 2 की पावर 79 हो और 7 की पावर 101 हो तब कैसे कहेगा। तो जब आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन टकराए तो मुझे जरूर दिखाइएगा, है ना, मुझे जरूर दिखाइएगा, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, उनके जवाब जो है मुझे देना। मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूं,
मैंने आपके सामने लिखा 49 की पावर 13 लिखा हुआ है, प्लस जो है 49 की पावर 13 लिखा हुआ है, प्लस जो है बच्चे वो 5 की पावर जो है वो 13 लिखा हुआ है। और मैंने आपसे पूछा है कि अगर मैं इसे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूं, अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या बचेगा? 9 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल के बारे में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा कि अगर मैं इसे 9 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि अगर 49 की पावर 13 है प्लस 5 की पावर 13 है, तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे 9 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा? चलिए फटाफट बताइए भाई क्या बचेगा। अगर बेस और घात सेम ना हो तो बेटा उन्हें सेम करने की कोशिश करना है आप लोगों। आप इतने डाउट पूछ रहे हो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को समझना है और उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्त क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ठीक है, देखिए जीरो आएगा, बहुत शानदार। जिनका भी जीरो जवाब है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। सुनिए, आपने आगे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन को, पहले ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है आप लोगों को। तो आपने कहा जी ये जो दिया हुआ है पावर सेम है, ए की पावर एन लिखा हुआ है और यहां जो है बी की पावर एन लिखा हुआ है, और एन जो है वो एक विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है। भाई 13 तो विषम ही है, तो एन जो है एक विषम संख्या आप लोगों को दी हुई है। तो याद करो उस थर्ड पॉइंट को, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का फॉर्मेट कहीं आप लोगों को दिखाई दे और एन एक विषम संख्या आप लोगों को दिखाई दे, तो ये हमेशा ए प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर a प्लस बी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 49 और 5 54 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई संख्या 54 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो 54 के फैक्टर से भी तो पूरी की पूरी डिवाइड होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 54 के फैक्टर क्या हैं, तो आप कहेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से और 18 से, 27 से और खुद 54 से। तो इन सभी से ये संख्या विभाजित होगी। उसने पूछा है अगर इसे 9 से डिवाइड करूं तो क्या शेषफल बचेगा, तो 9 से तो बेटा ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो शेषफल तो बचने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो 2021 में आप लोगों से पूछे गए हैं, जब वो एक एक्सप्रेशन आप लोगों को दे रहा होता था, किसी संख्या से विभाजित करने के लिए बोलता था और वो संख्या जो होती थी उसके आंसर का गुणनखंड होती थी। तो उस केस में हमेशा जो शेषफल आता था मेरे दोस्त वो जीरो आता था। ठीक है भाई, तो जीरो ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 से विभाजित करने के बाद जो है वो जीरो शेष बचने वाला है। ठीक है, अब आप लोग ना इसके क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा। अब एक बार जो है थोड़ा सा इसका जो डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों का बचता है, डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों का बचता है, उसे बेटा मैं शेषफल पर में जब आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तब दोस्त मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्चुअल में डिविजिबिलिटी रूल का जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वहां कैसे यूज हो। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, वर्कशीट कैसे मिलेगा। रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया होगा जब आप क्लास देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने कोर्स परचेस किया होगा जिसका नाम है विनायक बैच। ठीक है, विनायक बैच के बाद जो है वो मेरे दोस्त आप लोगों को जहां क्लास मिलती है उसी के आगे जो है व्यू नोट्स करके एक चीज लिखी आती है। ठीक है भाई, तो अगर व्यू नोट्स पे क्लिक कर दोगे तो मेरे दोस्त आप लोगों को पीडीएफ दिख जाएगी, वहां नोट्स के नीचे जो है वो वर्कशीट लगी आप लोगों को मिलेगी। उस वर्कशीट में 15 क्वेश्चन होंगे और उनके 15 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हो। ठीक है भाई, 70 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 70 का डिविजिबिलिटी रूल 14 पंजे 70 होता है।
14 पंजे 70, जो संख्या 275 से डिवाइड होगी 70 से होगी। लेकिन आप ऐसी चीजें ला क्यों रहे हो? है? यकीन नहीं है क्या? थोड़ा बहुत यकीन नहीं है मेरे दोस्त? मैं कह रहा हूं कि जो पढ़ा रहा हूं एक बार शांति से पढ़ो तो सही, रिजल्ट अद्भुत होगा, बहुत अद्भुत रिजल्ट आप लोगों का निकलने वाला है। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी, रिमाइंडर थ्योरम से बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे भी 9 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 4 की पावर 13 4 आएगा। यहां इसे करेंगे -4 की पावर 13 कट जाएगा तो भी 0 आएगा। लेकिन वो सारी चीजें होंगी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, आप इससे सॉल्व कर दो क्वेश्चन को, आप लोगों का बहुत थोड़े से समय में जो है वो हो जाएगा। भाई लोगो हटा देना जहां भी लोगो आ रहा हो, अगर दिखने में दिक्कत है। हेडिंग आप लोग डालिए फैक्टर, हेडिंग आप लोग डालिए बेटा फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, गुणनखंड कैसे हम लोग निकालते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाने वाला टॉपिक है और आसान टॉपिक है। सबसे बड़ी बात है कि आसान टॉपिक। मेरे दोस्त ध्यान से चीजों को समझेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे और आप कमेंट करना बंद कर देंगे, गारंटी मेरी रहेगी, समझाने की गारंटी मेरी है। लेकिन दोस्त मेरे बस कमेंट करना बंद कर देना। ठीक है भाई, सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा 36 के फैक्टर बताइए। मैंने आप लोगों से क्या कहा कि 36 के फैक्टर बताइए या 36 के गुणनखंड बताइए। तो आपने कहा जी ये तो बहुत आसान चीज है, कुछ नया पूछिएगा। तो 36 जिनसे डिवाइड होती है वो 36 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 36 किन किन से डिवाइड होती है? 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होगी, 18 से डिवाइड होगी और खुद 36 से डिवाइड होगी। यानी आपने क्या कहा? हाँ हाँ, एक बच्चा कह रहा है जी 7 11 का नियम बता दीजिए, 13 7 11 का नियम बता दीजिए और एक 3 7 11 का नियम बता दीजिए। तो इन दोनों नियम को दोस्त क्वेश्चन के साथ या फिर इसके क्वेश्चन के इस फैक्टर के जस्ट बाद में आपको बता दूंगा, आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक, समझिए, अगर वो आपसे ये कहता है कि फैक्टर निकालिए, दी गई संख्या के फैक्टर निकालिए, तो मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी 36 और मैंने आपसे पूछा भाई 36 के फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहले आप लोगों को फैक्टर की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें वो सभी फैक्टर कहलाते हैं। तो अगर मैं पूछूं भाई 36 को डिवाइड करने वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4 6 9 12 18 36 से डिवाइड होता। बेटा अगर वो आप लोगों से यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि टोटल फैक्टर कितने होंगे। कोई एक संख्या आप लोगों को दे देगा और आपसे कहेगा टोटल फैक्टर कितने होंगे, बहुत शानदार। दूसरा क्वेश्चन वो आप लोगों से पूछ सकता है कि इवन फैक्टर कितने होंगे, यानी ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम है, ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो सम है। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन वो आपसे यहीं से पूछेगा भाई ओड फैक्टर कितने होंगे। क्या पूछेगा? ओड फैक्टर कितने होंगे, यानी कि ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो आपके विषम होंगे। चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा? चौथा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा ऐसे कितने फैक्टर हैं जो प्राइम है। यहां आप लोगों को थोड़ा सा लोचा लगेगा, लेकिन उस लोचे को भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। प्राइम फैक्टर, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है भाई। पांचवा क्वेश्चन यहीं से आप लोगों से पूछेगा वो सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि कुल गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है। यानी जितने भी इसके फैक्टर हैं उन सब का योग बताइए कितना होगा। छठी चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी जितने भी मेरी सम गुणनखंड हैं उन सब का योग मुझे बता दीजिए कितना होगा। और सातवीं चीज वो आप लोगों से पूछ सकता है सम ऑफ ओड फैक्टर। क्या पूछ सकता है? वो सम ऑफ ओड फैक्टर आप लोगों से पूछ सकता है। ऐसे कितने ऐसे जो विषम गुणनखंड है उनका योग बताइए। केवल फैक्टर से ये 7 क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होते हैं। एक बार 7 क्वेश्चन को देखिए। अगर वो आप लोगों से फैक्टर का कभी क्वेश्चन पूछेगा,
कभी गुणनखंड का क्वेश्चन पूछेगा तो वो आप लोगों से केवल इन 7 क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है जी, आप हिंदी में भी लिखा करो बेटा। हिंदी में वैसे तो 7 के 7 बोल रहा हूँ, और इतने कमजोर तो आप भी नहीं है कि आप इनकी हिंदी ना जानते हो। कुल गुणनखंड कहते हैं। इवन का मतलब सम होता है, इवन का मतलब सम, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, ओड का मतलब विषम होता है, और गुणनखंड फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। प्राइम का मतलब अभाज्य होता है। आप लोग ना बचाव ढूंढते हैं अपना कि भाई बच्चा कैसे जा सकता है, लीजिए अब हिंदी में भी लिख, देखो कमेंट आने लगे हैं। चलिए भैया, कुल गुणनखंडों का योग, जितने भी टोटल गुणनखंड हैं उन सब का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से वो पूछ सकता है। कुल गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सम गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है, सम गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है। कल का जो टॉपिक होगा वो नंबर ऑफ जीरोस होगा। सम ऑफ ओड फैक्टर यानी कि विषम गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है। विषम गुणनखंडों का योग वो आपसे पूछ सकता है। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, और ये 7 क्वेश्चन में से वो कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। जी टेस्ट में 105 नंबर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है मेरा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे दोस्त। 105 को 300 कितने में बदलना है, 320 में कब बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। जो चीज समझने की है बेटा उस पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालते हैं। प्रकाश मतलब थोड़ा सा उसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा भाई 36 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो आपने कहा जी इनको काउंट कर लो सभी को। 36 के टोटल फैक्टर अगर हमसे पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका जो जवाब हम लोग दे रहे होंगे वो इसका जवाब जो है वो हम 9 दे रहे होंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इवन फैक्टर कितने हैं, तो ऐसी कितनी संख्या है जो सम है, तो आप कहेंगे ये मेरी सम है, ये मेरी सम है, ये मेरी सम है, ये सम है, ये सम है और ये सम है। जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इन 9 में से 6 ऐसे हैं जो सम संख्याएं हैं, जो सम गुणनखंड हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आपके पास टोटल जो थे वो 9 गुणनखंड थे, उसमें से 6 सम हो चुके हैं, तो ओड कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 बचेंगे। भाई 9 में से 6 गया, 3 मेरी विषम संख्या बचेंगी। अब आप ये देखिए क्या आपने सही किया, 3 ही है, एक ये हो गया विषम, एक ये हो गया विषम और एक ये हो गया विषम। हाँ मेरे हिसाब से बिल्कुल 3 बैठ रहे हैं। बात आती है प्राइम फैक्टर कितने हैं। मैंने कहा था इसमें झोल है, तो थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड पे करके चलेंगे, थोड़ी देर के लिए मात्र इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा देर का आप लोगों को इंतजार करना होगा। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जितने भी टोटल फैक्टर हैं उनका सम बताइए, तो आपने जोड़ दिया। 36 और 18 54 होते हैं, 54 12 66, 66 9 75, 6 81, 4 85, 3 88, 2 90 और 1 91, यानी टोटल फैक्टर्स का सम कितना आएगा, तो आप लोगों ने 91 बता दिया, ठीक है भाई। अगर वो इवन फैक्टर्स का सम पूछता है तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 12 24, 24 और 18 42, 42 और 6 48 और 30 78 हो जाएगा। अगर आपसे ओड फैक्टर का सम पूछा गया तो 1 और 3 4, 4 और 9 13 हो जाएगा। आपने इवन फैक्टर के और ओड फैक्टर के सम को जोड़ दिया तो वो टोटल फैक्टर्स के बराबर आ गया। क्या आपने ये बात समझ ली, तो आपने कहा जी ये बात तो समझ ली हम लोग, लेकिन इसमें आप सिखाना क्या चाह रहे हो, आप लोगों को अब भी ये जो है क्लियर नहीं हुई। मैं दोस्त आप लोगों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अगर बेटा ये वैल्यू जो है वो 36 से बहुत बड़ी दे दी जाए, मैं आपसे कहूं भाई 1020 आपके सामने है, उसके टोटल फैक्टर बताइए, तो क्या 1020 के टोटल फैक्टर आप लोग निकाल पाओगे आसानी से? क्या आपके पास एक संख्या 480 दी हुई है, 480 के टोटल फैक्टर एकदम से निकाल पाओगे? यहां तो ठीक था, ये छोटी संख्या आप लोगों को दी हुई थी, इसलिए आपने चुटकी भर ये फैक्टर लिख दिए और यहां से सारे जवाब दे दिए।
लेकिन मेरे दोस्त अगर वो बड़ी वैल्यू आपके सामने दे देगा तो फिर फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, ओड फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मेरी बात समझ रही? तो अगर मैं आपसे कभी फैक्टर का क्वेश्चन पूछता हूं तो फैक्टर के क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या होता है, उस तरीके को जस्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। कैसे? अब मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या दी, मैंने आप लोगों से कहा भाई 36 एक संख्या है, इसके सारे जवाब आप लोगों को देने हैं। तो जो मेथड है मैं उस मेथड पे अब दोस्त बात करने वाला हूं। जो भी संख्या आप लोगों को दी हुई हो सबसे पहले उसके फैक्टर कर दीजिए। 36 के फैक्टर करिए, 2 से काटिए 18 बार कटेगा, 2 से काटिए 9 बार कटेगा, 2 से काटिए नहीं कटेगा, इसे अब किससे काटिए, 3 से काटिए, 3 से 3 बार कटेगा, और 3 से कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। क्या आप 36 के फैक्टर कर चुके हैं? जब आप 36 के फैक्टर कर चुके हैं तो अब आप इसे पावर के फॉर्मेट में लिख दीजिए। यहां लिख दीजिए बेटा 2 की पावर 2 होगा, और यहां लिख दीजिए 3 की पावर 2। क्या आप 36 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझना मेरी बात को बेटा। अगर मैं यहां से आपसे टोटल फैक्टर पूछता हूं, अगर मैं आपसे यहां से टोटल फैक्टर पूछता हूं तो टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर दो। तो 2 में 1 बढ़ाया तो कितना आया, 3 आ गया। इस 2 में 1 बढ़ाया तो कितना आ गया, 3 आ गया। बीच में गुणा लगा है, गुणा लगा दो। क्या इसके टोटल फैक्टर जो निकल के आए थे वो 9 ही निकल के आए थे? तो टोटल फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले दी हुई संख्या के फैक्टर करिए, उसे पावर के फॉर्म में लिखिए, और सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करके गुणा कर देंगे तो आपके सामने टोटल फैक्टर निकल के आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, जी एक एक का इंक्रीमेंट ही हम लोग क्यों कर रहे हैं, 2-2 का इंक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, 1 जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर देता है। 1 जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर देता है। तो चाहे वो यहां कोई सा भी नंबर आपको दे दे, इसका एक गुणनखंड जो होगा वो 1 तो जरूर होगा। उस 1 को काउंट करने के लिए सबकी पावर में हम एक एक बढ़ा देते हैं। यहां 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, और जब टोटल दोनों की गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, 1020 का भी बताऊंगा बेटा, पहले बेसिक समझ लो। ठीक है भाई, यानी आप लोग समझ चुके हैं टोटल फैक्टर के लिए सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बहुत शानदार। मैंने आपसे पूछा भाई इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, यानी कि सम गुणनखंड कितने होंगे। बेटा ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वैसे समझना। मैंने कहा भाई मैंने 1 इसलिए बढ़ाया था, 1 इसलिए बढ़ाया था क्योंकि 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, इसलिए मैंने सबकी पावर में एक एक बढ़ाया था। जब मैं बात करता हूं इवन फैक्टर की, जब मैं बात करता हूं इवन फैक्टर की मेरे दोस्त, सम गुणनखंड की बात करता हूं, तो 1 जो होता है वो सम संख्या नहीं होती है। इसलिए जो भी आप लोगों को सम संख्या दी हुई है उसकी पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करना। क्यों इंक्रीमेंट मत करना? क्योंकि उसमें हमें 1 को काउंट नहीं करना है। एक तो विषम होती है, मुझे तो सम गुणनखंड निकालने हैं, तो सम वाले में कोई बढ़ोतरी मत करना। यहां 2 पावर है, इसे 2 पावर ही रहने देना। ये आपके सामने विषम है तो इसकी पावर में 1 बढ़ा देना। तो सम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। सम फैक्टर कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त? 6 हो जाएंगे। क्या यहां भी सम फैक्टर जो है वो 6 निकल के आए हैं? बहुत शानदार। यानी हम लोगों ने 2 चीज समझी। अगर टोटल फैक्टर निकालने हैं तो सबकी पावर में एक एक की बढ़ोतरी कर देंगे। अगर इवन फैक्टर निकालने हैं तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, और ओड की पावर में 1 की बढ़ोतरी कर देंगे। ठीक है भाई, बहुत शानदार।
यहीं पे मैं आप लोगों से साथी पूछता हूं कि ओड फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे ओड फैक्टर ही तो निकालने हैं, विषम गुणनखंड ही तो निकालने हैं, तो सम को काउंट ही नहीं करना है, सम वाले को काउंट ही नहीं करना है। विषम में एक बढ़ा दोगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या डायरेक्टली 3 आ जाएगी। क्या आपने सही किया है या नहीं, तो ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि इवन और ओड को जोड़ के टोटल के बराबर आना चाहिए। यहां देखिए बेटा 6 और 3 को जोड़ के 9 के बराबर आ गया। ठीक है, पहले एक बार ये कॉपी में छापो, उसके बाद में एक बार रिपीट करता हूं। एक बार कॉपी में छापो, उसके बाद मैं रिपीट करता हूं। आज पूरे टाइम जो है ये फैक्टर ही चलने वाला है, तो आप बिल्कुल दिक्कत समस्या मत लो, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी इस पे हो रहे होंगे। मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी 36। मैंने आप लोगों से कहा कि इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो सबसे पहले आपसे फैक्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके फैक्टर करके देख लो। 36 के फैक्टर किए तो मैंने इसे 2 की पावर 2 में लिख दिया और 3 की पावर 2 में लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, जब टोटल फैक्टर पूछा जाता है तो सबकी पावर में एक एक की बढ़ोतरी कर दो, ये टोटल फैक्टर आ जाएगा। जब आपसे सम गुणनखंड पूछा जाता है या इवन फैक्टर पूछा जाता है तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, ओड में एक बढ़ा दोगे तो इवन फैक्टर आ जाएगा। और जब आपसे ओड पूछा जाता है तो इवन को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ओड की पावर में एक बढ़ाएंगे तो ओड फैक्टर निकल के आ जाएगा। अभी बहुत सारी चीजों में आप लोगों को डाउट होगा, डाउट बनता है, शुरू के क्वेश्चन में डाउट आता ही आता है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, उसमें सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। मैंने आप लोगों से कहा 480 के तीनों चीज निकाल दीजिए, टोटल फैक्टर भी निकाल दीजिए, इवन फैक्टर भी निकाल दीजिए और ओड फैक्टर भी निकाल दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 480 का मेरे साथ जो है वो फैक्टराइजेशन करिए। तो आपने कहा जी 2 से काटोगे 240 बार कटेगा, 2 से काटोगे 120 बार कटेगा, 2 से काटोगे 60 बार कटेगा, 2 से काटोगे 30 बार कटेगा, 2 से काटोगे 15 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा और 5 से काटोगे 1 बार कटेगा। क्या ऐसे ही फैक्टराइजेशन करोगे? अगर मैं यहां से आप लोगों को देखूं कि 2 कितनी बार है तो आप कहेंगे 2 5 बार है, तो आपने 2 की पावर 5 लिख दी। फिर आपसे मैंने पूछा 3 कितनी बार है तो आपने कहा 1 बार है। मैंने पूछा 5 कितनी बार है तो आपने कहा 1 बार है। क्या इसे पावर के फॉर्म में लिख चुके हो? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अब देखना मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहा हूं। यहां से मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे दोस्त टोटल फैक्टर कितने होंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सम फैक्टर कितने होंगे, और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि विषम फैक्टर कितने होंगे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि तीनों का जवाब क्या होगा। टोटल के केस में क्या निकालना होता है? टोटल के केस में सबकी पावर में एक एक की बढ़ोतरी कर दो। 5 में 1 बढ़ाया तो कितना आया? 6 आ गया। 1 में 1 बढ़ाया तो कितना आ गया? 2 आ गया। 1 में 1 बढ़ाया तो कितना आ गया? 2 आ गया। यानी टोटल फैक्टर जो है वो 24 आ जाएंगे। अगर आप कहोगे जी 24 कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो ये मुश्किल टास्क हो जाएगा। वो कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि वो 24 कौन कौन से फैक्टर हैं। ऐसे तो बेटा अगर वो ये चीज पूछ रहा होता तो इस मेथड को हमें सीखने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा, हाँ भाई ऊपर कर देना। एक भाई का कमेंट आया है, बड़ा प्यारा सा कमेंट आया है, हाँ ऊपर करो तो बस। विनोद का कमेंट है। विनोद मेरे दोस्त, इतना नियम मत बताओ गुरुजी, कोई एक ऐसा नियम बताएं ताकि सब पे लागू हो जाए। जैसा बता रहे हैं सब गुड़ गोबर हो जा रहा है। वाह वाह मेरे शेर, दरोगा बनने के लक्षण यही होते हैं। ऐसे ही लोग जो हैं वो दरोगा बन रहे होते हैं। इकाई का अंक पढ़ाऊं तो एक ऐसा नियम बता दूं जो इकाई के अंक पर भी लगे, जो डिविजिबिलिटी रूल पर भी लगे, उसी से नंबर ऑफ जीरोस निकल जाए, उसी से नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाए, उसी से जो है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाए, उसी से सम संख्याओं का योग निकल जाए, उसी से सब कुछ निकल जाए। मेरे दोस्त बैटरी लो और बैटरी लो लेके अभी चारों तरफ इन चीजों को ढूंढो कि क्या कोई ऐसा रूल मिल सकता है, और फिर अपने दिमाग पे भी थोड़ा सा बैटरी का प्रकाश डालो कि क्या जो हमने पूछा था क्या वो सही बात थी, या बस हमने ऐसे ही अपने नशेबाजी में ही हमने वो कमेंट लिख दिया।
है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप दरोगा के बैच में कैसे। मेरे दोस्त, बहुत आगे निकलना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, बार बार गिरना होगा, बार बार उठना होगा। पहले ही चैप्टर में हार मान गए, इतने नियम याद करने पड़ेंगे। भाई जब टॉपिक अलग अलग है, टॉपिक अलग अलग है, तो मेरे दोस्त पढ़ना भी तो अलग अलग होगा। क्या हिंदी में वर्णमाला का जो वर्णमाला में सिखाया जाता था वही विलोम शब्द में, वही पर्यायवाची में, वही संधि में, सब जगह वही यूज हो जाता था? क्या रीजनिंग में जो डायरेक्शन में आप लोगों को सिखाया जाता था, क्या वही कोडिंग में, वही डिकोडिंग में, वही कैलेंडर में, वही क्लॉक में, वही हर जगह यूज हो जाता था? ये कहां से निकल कर आए हो ऐसे प्राणी दोस्त? मतलब विनोद वाली हरकत जो है वो बिल्कुल कर दी। दोस्त, अगर मजाक में लिखा है तो मजाक में बता देना, लेकिन अगर जेन्युइनली वो कमेंट लिखा है तो मेरे दोस्त फिर ना, आप किसी छोटे कोर्स की छोटी चीज की तैयारी कर लो, फिर आप इस तैयारी में मत घुसो जब अभी से हिम्मत हार गए हो। अभी टाइम अपना वेस्ट फिर मत करो, ठीक है? मैं यही सलाह दूंगा, छोटे भाई की तरह सलाह दे रहा हूं, फिर इसमें मेहनत करनी बेकार है। चलिए, मैंने आप लोगों से क्या बताया? मैंने आप लोगों से बताया भाई मेरे भी तो चीजें याद रहती हैं, मैं बार बार उनकी प्रैक्टिस करता हूं तभी तो चीजें याद रहती हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं पढ़ूंगा, 2-4 दिन नहीं पढ़ूंगा, 10-5 दिन 20 दिन नहीं पढ़ूंगा तो फिर से वो चीजें मिस हो जाएंगी। आपको बार बार पढ़ना होगा। चलिए, शांत गोवर्धन शांत। चीजों को काम करते हैं, चीजों पे काम करते हैं। सुनिए ध्यान से, मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या दी, मैं आपसे यहां तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो मेरे दोस्त, मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा भाई इसके टोटल फैक्टर क्या होंगे। तो जब भी वो आपसे टोटल फैक्टर पूछे, जब भी वो आपसे सम गुणनखंड पूछे, जब भी वो आपसे विषम गुणनखंड पूछे, जब भी वो आपसे योग पूछे, जब भी वो आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे, तो सबसे पहला काम है फैक्टर करना। उसे फैक्टराइजेशन के रूप में लिख लेना है, पावर के रूप में आप लोगों को लिख लेना है। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा मेरे दोस्त? 2 की पावर 5 लिख दिया क्योंकि ये 5 बार है। 3 की पावर 1 लिख दिया, 5 की पावर 1 लिख दिया। जब मेरे दोस्त आपसे वो टोटल फैक्टर पूछा जाता है तो आप सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर देंगे तो आपके सामने टोटल फैक्टर 24 निकल के आ जाएंगे। जब वो आपसे सम गुणनखंड पूछता है तो आप मुझे ये बताइए इसमें से सम संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे ये सम संख्या है, तो इसकी पावर में कोई इंक्रीमेंट मत करो, बाकी सबकी पावर में एक एक का इंक्रीमेंट कर दो। तो 1 का इंक्रीमेंट किया तो यहां 2 हो गया, 1 का इंक्रीमेंट किया तो यहां 2 हो गया, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। या 20 जो होंगे वो सम गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है? अगर वो आपसे विषम गुणनखंड पूछता है तो बेटा इसको बिल्कुल छोड़ दो, सम को बिल्कुल छोड़ दो। विषम में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, यहां 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मैंने आपको क्रॉस चेक करने का तरीका बताया है कि सम और विषम को जोड़ के कितना हो जाएगा। सम और विषम को जोड़ के हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए, तब आप समझना कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने मैंने तरीका बता दिया टोटल फैक्टर निकालने का, सम फैक्टर निकालने का और विषम फैक्टर निकालने का। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि आपको यहां प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर का थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, प्राइम फैक्टर का फंडा क्या कहता है। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन 2 की पावर 2, 3 की पावर 7, 4 नहीं लेते हैं, 5 की पावर 9 और फिर 7 की पावर जो है वो 4 ले दिया है यहां पे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने दिया 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 8 की पावर जो है वो 3, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 5। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे और मैंने आपसे इन दोनों क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी। मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यानी मैं दोनों ही क्वेश्चन में आप लोगों से प्राइम फैक्टर के बारे में पूछना चाह रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपसे पूछना। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जब भी वो आपसे अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछे तो आप सबसे पहले क्या देखना कि क्या ये दी गई संख्या जो है वो मेरी अभाज्य है। अगर दी गई संख्या जो है वो मेरी अभाज्य है तो सबकी पावर्स को जोड़ देना, वही उसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। यानी अगर मैंने यहां देखा तो 2 भी मेरा अभाज्य है, यहां देखा मैंने 3 भी मेरा अभाज्य है, यहां देखा मैंने 5 भी मेरा अभाज्य है, यहां देखा मैंने 7 भी मेरा अभाज्य है। तो आपने कहा कि जब सारी की सारी संख्या अभाज्य दी हुई हो तो मेरे दोस्त पावर्स को जस्ट ऐड कर देना है, वही उसके टोटल प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएंगे, वही उसके टोटल प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएंगे। 9 और 4 13, 7 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 जो होगा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी वो आपसे अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछेगा, जब भी वो आपसे प्राइम फैक्टर के बारे में पूछेगा तो दी गई संख्या सारी की सारी अभाज्य होनी चाहिए। अगर सारी की सारी अभाज्य हैं तो केवल उनके पावर्स को ऐड करना होगा, वही उसके टोटल प्राइम नंबर निकल के आ जाएंगे, टोटल प्राइम फैक्टर जो है वो निकल के आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मेरे दोस्त एक दिमाग में एक क्वेश्चन और उठा होगा कि मेरे दोस्त अगर सारी की सारी अभाज्य नहीं हुई तो क्या करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिया है, आप लोगों के डाउट मुझे पता है कि कहां उठेंगे, मैं साथ के साथ उन डाउट को दोस्त क्लियर करते चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहूं नहीं ये पावर देखिए, ये वाली पावर, ये जो है ये बेस जो लिखा हुआ है इसको देखिए, ये विषम ये आपका अभाज्य होना चाहिए, 2 3 5 7 ये अभाज्य होना चाहिए, ठीक है। आपने नीचे देखा एक चीज, आपने कहा जी अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो सबसे पहला काम है कि दी गई संख्या में ये सारी की सारी अभाज्य होनी चाहिए। तो ये तो मेरी अभाज्य थी, 5 भी मेरी अभाज्य, लेकिन 8 मेरी अभाज्य नहीं है, 9 मेरी अभाज्य नहीं है, 10 मेरी अभाज्य नहीं है। तो इसे करें तो कैसे करें, ठीक है। अगर मेरे दोस्त इसे करने का आपसे पूछा है तो सबसे पहले इन्हें अभाज्य के रूप में आपको कन्वर्ट करना होगा। क्यों कन्वर्ट करना होगा, ध्यान से सुनिए। आपने कहा 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, आपने कहा 5 की पावर 7 लिखा हुआ है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, उस पे भी होल पावर चढ़ा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ये 9 होता है, इस पे भी पावर 4 लगी हुई है, 4 लगा दो। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इस पर भी पावर कितनी लगी हुई है, 5 लगी। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। आप एक चीज समझिए, यहां ये 2 की पावर 3 दिया हुआ है, यहां ये 5 की पावर 7 दिया हुआ है, पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 2 की पावर 9 हो जाएगा, 2 चौक 3 की पावर 8 हो जाएगा, और यहां देखेंगे बेटा 2 की पावर 5 होगा और इनटू में 5 की पावर 5 हो जाएगा, दोनों के ऊपर पावर 5 आ जाएगी। बस यहां से इस चीज को समझ लो। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो बेटा ये सारी की सारी अभाज्य संख्या होनी, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 भी मेरी अभाज्य है, 5 भी, 2 भी, 3 भी, 2 भी, 5 भी, क्या सारी की सारी अभाज्य हो चुकी हैं। तो बेटा इनकी पावर्स को जोड़ दीजिए, 3 और 7 10 और 9 19, 19 और 8 27, 5 32, 5 37 हो जाए। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी मेरे दोस्त, अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि सर क्या इसके अंदर 37 अभाज्य संख्याओं का यूज हो रहा होगा। तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। एक्चुअल में वो अभाज्य गुणनखंड जब पूछ रहा होता है उसका डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये होता है कि अभाज्य संख्याओं का यूज कितनी बार हुआ है। यानी इसमें जो 2 का यूज हुआ होगा वो 5 और 3 8 बार हुआ होगा। इसमें जो 5 का यूज, देखो 2 का यूज कितनी बार हुआ है, 3 बार यहां, 9 बार यहां, 5 बार यहां। तो 9 और 3 12 और 5 17 बार जो है वो 2 का यूज हुआ होगा। 5 का यूज कितनी बार हुआ होगा, 7 और 5 12 बार हुआ होगा, और 3 का यूज जो है वो 8 बार हुआ। तो ये सारे मेरे प्राइम नंबर हैं, वो ये पूछ रहा होता है कि अभाज्य गुणनखंड का यूज कितनी बार हुआ है।
यहां देखोगे 2 का यूज कितनी बार हुआ, ये भी तो अभाज्य है, 2 बार हुआ है। 3 का यूज कितनी बार हुआ है, 7 बार हुआ है। 5 का यूज कितनी बार हुआ है, 9 बार हुआ है। 7 का यूज कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो सबको जोड़ देंगे कि इन सभी अभाज्य संख्याओं का यूज जो है वो इतनी बार हुआ है, यानी 22 बार हुआ है। वो आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा होता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब है अभाज्य संख्याओं का यूज कितनी बार हुआ है। यहां आपने देखा 2 का यूज जो है वो 17 बार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आपने लिख दिया 2 का यूज 17 बार हुआ है, ये भी अभाज्य है। 5 का यूज जो है 12 बार है, 17 और 12 29 बार अभाज्य संख्याओं का यूज हो चुका है। और 3 का यूज 8 बार है, 29 और 8 37 बार जो है वो अभाज्य संख्याओं का यूज हो चुका है। तो आपने ये 37 बार लिख दिया है। पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये आप लोगों से वो 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अभी योग पे मैं अगला ही टॉपिक लेके आऊंगा, योग कैसे करते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए क्या ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई? ठीक है, मैं बिल्कुल खोल के सारी चीजें एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। मेरी बात को थोड़ा सा सुनना, एक बार मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मेरे वर्डों पे ध्यान देना। क्या उन वर्ड से आप लोग सहमत हो या नहीं? सर 8 भी अभाज्य है, मैंने कब कहा 8 अभाज्य है? कहीं 8 दिख रहा है आपको नीचे लिखा हुआ? ठीक है, हाँ। अब मेरी बात को समझ, आपके सामने वो एक संख्या देगा, वो आपसे पूछेगा इस संख्या के टोटल फैक्टर कितने होंगे, इस संख्या के इवन फैक्टर कितने होंगे, इस संख्या के ओड फैक्टर कितने होंगे, और इस संख्या के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, या प्राइम फैक्टर का यूज जो है वो कितनी बार हुआ। तो सबसे पहला काम है दी गई संख्या के फैक्टर कर लेना, उसे पावर के रूप में लिख देना। लिख दिया आपने पावर के रूप में। पहला क्वेश्चन, टोटल फैक्टर कितने, सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, ये इसके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। फिर आपसे वो इवन फैक्टर पूछेगा, तो इवन की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, सबकी पावर में एक एक बढ़ा दो, ये आपके इवन फैक्टर आ जाएंगे। आपसे पूछेगा ओड फैक्टर कितने होंगे, तो इवन को बिल्कुल छोड़ दो, ओड की पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर दो, ये ओड फैक्टर आ जाएंगे। आपसे जब वो प्राइम फैक्टर के बारे में पूछ रहा होता है तो 2 केस आप लोगों के बनते हैं, या तो नीचे दिए गए सारे के सारे बेस आपके प्राइम नंबर ही होंगे, तो आप कहना कि सबकी पावर को जोड़ दो। यार क्लियरली समझ में आ रहा है भाई? 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, 7 बार है। 5 कितनी बार है, 9 बार है। 7 कितनी बार है, 4 बार है। और सबको जोड़ दिया तो टोटल ये जो अभाज्य संख्याएं हैं ये 22 बार यूज की गई हैं। लेकिन आपने यहां देखा कि कुछ संख्याएं ऐसी थी जो अभाज्य नहीं थी, तो उन्हें आपने अभाज्य बनाने का काम किया। आपने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा कि ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सारी की सारी संख्याएं अभाज्य हैं। अब जब सारी की सारी अभाज्य हैं तो इनकी पावर्स को जरा जब जस्ट आपने जोड़ दिया तो 37 बार अभाज्य संख्याओं का यूज हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं। अगर सारी संख्या अभाज्य ना हो, बेटा सारी संख्या अभाज्य होंगी तो पावर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, अगर नहीं होंगी तो बनानी पड़ेंगी। अगर नहीं होंगी तो बनानी पड़ेंगी। मैं दोनों केस आपके सामने लिख चुका हूं। या तो आप कहेंगे कि सारी की सारी अभाज्य हो तो डायरेक्टली जोड़ दो, आप कहेंगे ये सारी की सारी अभाज्य ना हो तो ऐसे कर दो। अब कोई सा और केस बचता ही नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, बहुत शानदार। अभी आपसे वो पूछता है कि ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, वो 4 के मल्टीपल होंगे, वो 12 के मल्टीपल होंगे, वो 16 के मल्टीपल होंगे, वो बाद का विषय है। यार नंबर सिस्टम अपने आप में एक किताब है, नंबर सिस्टम अपने आप में एक किताब है। और अगर आप मैथ की शुरुआत कर रहे हैं तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैथ को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं जानता यहां से, लेकिन मैथ को सिखाने का काम जो है वो ये नंबर सिस्टम करता है। नंबर सिस्टम हमारा अच्छा खासे दिन चलने वाला है, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है और मैंने आप लोगों का बीड़ा लिया है कि मैं आपको मैथ सिखा के छोड़ूंगा, हर हाल में सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा ध्यान से। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से कहा 1020 नहीं लेते हैं,
1020 नहीं, कोई बड़ी संख्या 960 के बता दीजिए। चलिए 960 की सारी वैल्यूज निकाल दीजिए। पहला, कुल फैक्टर कितने होंगे। दूसरा, सम गुणनखंड कितने होंगे। तीसरा, विषम गुणनखंड कितने होंगे। चौथा, अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। और पांचवा, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि 4 के मल्टीपल कितने होंगे। 4 के मल्टीपल कितने फैक्टर हैं। ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 के गुणज हैं। और 6 के गुणज कितने हैं। ये अभी हम लोगों के आगे के टॉपिक होंगे जो आज ही हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए भाई क्या होगा। समय खत्म होने वाला है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। समय खत्म होने वाला है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, बहुत फास्ट करना है। सर इस मेथड से सम नहीं निकालेंगे इवन, और भाई सम भी बताऊंगा, पहले जो बता रहा हूं उसे करके बताओ। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई एक 960 आपके सामने संख्या लिखी है, तो आपको जब भी फैक्टर्स का जिक्र दिया जाए तो 960 के फैक्टर आप लोगों को करने हैं। 2 से काटोगे तो 480 बार कटेगा, 2 से काटोगे 240 बार कटेगा, 2 से काटोगे 120 बार कटेगा, 2 से काटोगे 60 बार कटेगा, 2 से काटोगे 30 बार, 2 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे 1 बार। क्या यही है। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये 960 जो है वो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं और 5 की पावर 1। बस हो गया क्वेश्चन। टोटल पूछा है ना, सबकी पावर में 1 बढ़ाओ। 6 में 1 बढ़ाया 7 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया, 1 में 1 बढ़ाया 2 आया। क्या आप कह सकते हैं 28 ऐसे फैक्टर होंगे, 28 ऐसे फैक्टर होंगे जो बेटा टोटल इसको विभाजित करते होंगे। अगर मैं आपसे सम पूछता हूं तो सम की पावर में कोई बढ़ोतरी मत करो, विषम की पावर में 1 बढ़ाओ, यहां भी विषम की पावर में 1 बढ़ाओ, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 हो जाएंगे। ठीक है भाई, विषम पूछा है तो सम को बिल्कुल छोड़ दो, 1 बढ़ाओगे 2 होगा, 1 बढ़ाओगे 2 होगा, 4 हो जाएंगे और 24 और 4 28 बिल्कुल हम लोगों ने सही किया है, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे अभाज्य पूछता हूं तो देखो क्या ये अभाज्य है, तो आपने कहा बिल्कुल अभाज्य है। क्या ये अभाज्य है, बिल्कुल अभाज्य है। क्या ये भी अभाज्य है, तो आपने कहा बिल्कुल अभाज्य है। तो सबकी पावर को जोड़ दो, 6 और 1 7 और 1 8, 8 क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा है मेरे दोस्त, आपसे पूछा है कि भैया 4 के मल्टीपल कितने होंगे। जो ये आपने टोटल फैक्टर निकाले हैं 28, जो टोटल फैक्टर निकाले हैं, इसमें कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 से डिवाइड होते होंगे। जो 4 से डिवाइड होते होंगे वो 4 के मल्टीपल पूछ रहा है। तो जिसके भी मल्टीपल आपसे पूछे आप उसमें से 4 कॉमन ले लो। भाई 4 के मल्टीपल पूछ रहा है तो इसमें 2 की पावर 2 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो। यहां कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 बचेगा। ये तो ऐसे का ऐसे ही लिख जाएगा। आपको चाहिए 4 के मल्टीपल, तो यहां क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब इसके आप फैक्टर निकाल लो कितने होंगे। तो फैक्टर निकालने का तरीका, सबकी घात में 1 बढ़ा के लिखते हैं, 5 हो गया, 1 बढ़ा के लिखते हैं 2 हो गया, 1 बढ़ा के लिखते हैं 2 हो गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी 20 ऐसे फैक्टर होंगे, ऐसे फैक्टर होंगे जो 4 की गुणा होने के बाद आए होंगे। तो 4 के मल्टीपल जो है वो मेरे दोस्त 20 हो जाएंगे। 4 के मल्टीपल जो है वो मेरे दोस्त 20 हो जाएंगे। जिसके भी मल्टीपल पूछे जाएं आप जस्ट उसे कॉमन ले लो। आपसे 6 के मल्टीपल पूछा है तो 2 और 3 कॉमन ले लेना, 5 बच जाएगा और 3 बचेगा नहीं, 5 बच जाएगा, उसके टोटल फैक्टर निकाल देना। तो मेरे दोस्त ये होमवर्क के लिए आपके लिए रहने वाला है कि ये जो टोटल फैक्टर निकल के आए हैं इसमें 6 के मल्टीपल जो है वो कितने हैं। ये जो टोटल फैक्टर निकल के आए हैं इसमें 6 के मल्टीपल कितने हैं। कल हम लोग जो बात करेंगे वो योग पर बात करेंगे, कल हम लोग जो है वो बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोस पे बात करेंगे। कल दोनों ही टॉपिक जो है वो मैं खत्म करा दूंगा। और ये जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं 3 7 11 के क्वेश्चंस
7, 11, 13 के क्वेश्चन, ये जो छुटके पुटके क्वेश्चन है ये कल ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे। शार्प हम लोग जो है 2 की पावर 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही तो है। शार्प हम लोग क्लास को 7 बजे स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, जिसके भी मल्टीपल आपसे पूछा जाता है जस्ट इस एक्सप्रेशन में से उसको कॉमन लेना होता है और इस वाले पार्ट के टोटल फैक्टर निकालने होते हैं। ठीक है भाई, जैसे 6 के गुणज पूछेंगे तो जस्ट इसमें से 6 कॉमन ले लीजिए। 6 कॉमन लेंगे तो 2 और 3, 6 ही तभी तो बनेगा, 2 और 3 कॉमन लेंगे। तो जब 2 और 3 कॉमन ले चुके हो तो यहाँ 2 की पावर 5 बनेगा, और 3 बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ 5 की पावर 1 होगा। तो इसके टोटल फैक्टर आप लोगों को निकाल लेने। कैसे? 6 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, टोटल फैक्टर निकालने का 1 पावर बढ़ेगी, 1 पावर यानी 12 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 की गुणज होंगी। अब आपको जो होमवर्क में करके लाना है वो 8 के गुणज निकाल के लाने हैं। 8 के गुणज कितने होंगे? आज का क्वेश्चन 8 के गुणज कितने होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ शार्प 7 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा कल सुबह 7 बजे। ओके, टाटा, बाय बाय।